चलिए समझने जा रहे हैं नए चैप्टर को, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला ही प्रश्न बन जाता है कि आनुवंशिकता क्या है या आनुवंशिक गुण क्या है। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है या आनुवंशिक गुण क्या है, बात एक ही है। तो इसका जवाब यह होगा कि माता पिता के वे गुण जो उनके संतान में आते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी मतलब हमारे से हमारे बच्चे में जाने वाले गुण को क्या कहेंगे, आनुवंशिक गुण। जैसे क्या हो सकता है कि आंख का रंग हो सकता है ना, हमारा आंख का रंग कैसा है उसके अनुसार बच्चे का रंग डिटरमाइन होगा। हमारे बाल का रंग कैसा है उसके अनुसार बच्चे का बाल का रंग होगा। आप देखे होंगे दूसरे देश चले जाएंगे तो दूसरे देश के बच्चों का बाल का रंग दूसरा दूसरा दिखाई पड़ता है ना। तो वो माता पिता का असर होता है। पैर की लंबाई है ना, पैर की संख्या कितना है, अगर वो आदमी का है तो 2 पैर होंगे। तो ये सब क्या है कि उसके माता पिता से ग्रहण हुआ है। ऐसा नहीं कि आदमी का पैर है तो 4 गो पैर हो जाएगा। तो वे गुण जो उनके माता पिता या जनक से प्राप्त हुए हैं, वे सभी गुण जो उनके माता पिता से प्राप्त हुए हैं उनके संतान में, उन्हें हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक गुण कहेंगे। तो जितना भी है हमारे शरीर में का बनावट जिस प्रकार भी है, इसमें हमारे माता पिता का योगदान है। और जो हमारे संतान होंगे उसमें हमारा मुख्य रूप से योगदान होगा, हमारी पत्नी का योगदान होगा। तो माता पिता के वे गुण जो उनके संतान में जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। और अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण। बात एकदम सिंपल सा, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जो भी गुण गया, चाहे बच्चा मान लीजिए माता पिता लंबे हैं, बच्चा भी लंबा हुआ, तो माता पिता लंबे हैं ये वाला गुण चला गया उसमें बच्चा में, तो बच्चा लंबा हुआ, तो ये गुण भी क्या कहलाएगा, आनुवंशिक गुण कहलाएगा। माता पिता गोरे हैं, बच्चा भी एकदम गोरा हुआ है, तो ये किसका असर है, आनुवंशिक गुण का, है ना। आनुवंशिक गुण मतलब एक पीढ़ी से जाने वाला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला गुण को ही क्या कहेंगे, आनुवंशिक गुण कहेंगे। तो अब ये जो गुण है 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक आनुवंशिक गुण जिसे हम कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षण एवं उपार्जित लक्षण में अंतर आपको बताना है। आनुवंशिक लक्षण मतलब एक पीढ़ी से जैसे भी आनुवंशिक आ जाए आपको समझ लेना तुरंत, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जाने वाला बात है ना। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जो भी गुण जाता है, मतलब पीढ़ी समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे पापा मम्मी से हम में जो गुण आया वो गुण क्या कहलाएगा, आनुवंशिक गुण कहलाएगा। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हमारे मम्मी पापा से हम में आए हैं, इसी प्रकार से आप लोग में भी आपके मम्मी पापा से आप में कुछ गुण आया है। आपके जो मम्मी पापा थे उनमें जो गुण आया है वो आपके दादा दादी नाना नानी से आया है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ गुण आया, इसलिए कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है। तो आनुवंशिक लक्षण जो हमें गुण आया है वो उसमें, और उपार्जित लक्षण जो जन्म के बाद कुछ लक्षण हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें अंतर आपको जानना है। तो आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त किसके द्वारा होता है, यह जनन कोशिका में आती है। ये जो गुण है आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक जो लक्षण है वो किस में आता है, यह जनन कोशिका में आता है। जनन कोशिका आप जानते हैं, जनन कोशिका मतलब शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ये कहलाता है जनन कोशिका। नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु उसमें आता है। जैसे मैं हूं और हमारा जो शुक्राणु होगा उसमें मेरा गुण होगा, मेरी वाइफ जो है उसमें अंडाणु है उसमें उसका गुण होगा। और जब हम दोनों का शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो हमारी जो बच्ची है उसमें हमारा और हमारी पत्नी का गुण होगा, हमारी जो बच्ची है उसमें। तो ये चीज इसी तरह आपको समझना है। तो यह जनन कोशिका में आती है, तो हमारा गुण किसमें आ गया, हमारे शुक्राणु में, मतलब जनन कोशिका में। हमारा जो भी गुण है, हम लंबे हैं कि गोरे हैं कि काले हैं, है ना, हमारा आंख का रंग भूरा है, तो ये सब गुण पता है। हमारे शुक्राणु में जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, हमारे गुणसूत्र शुक्राणु में आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो बना है कोशिका से मिलकर बना है ना। और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। हमारा जो शुक्राणु है वो भी एक कोशिका है।
आपका जो अंडाणु है वो भी क्या है, कोशिका है। जितने भी लड़के हैं और उन लड़कों का जो भी शुक्राणु एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में पूरा गुणसूत्र का बंडल होता है, इस तरह से गुणसूत्र होता है, ठीक है। और इसको पता है, ये मान लो ये मान लिया जाए कि ये हमारा शुक्राणु है, तो इसमें जो केंद्रक है उस केंद्रक में जो गुणसूत्र है वो हमारे विषय में सब पता है उसको, है ना, कि हम लंबे हैं, है ना। तो ये लक्षण जो हम लंबे हैं वो हमारी बिटिया में भी जाने का चांस है, तो यह जनन कोशिका में आती है। तो हमारा लक्षण जो है यह कहां चला जाता है, हमारे जनन कोशिका, मतलब हमारा शुक्राणु में चला गया हमारा लक्षण, ठीक है। यह जनन कोशिका में आती है और यह शारीरिक कोशिका में आती है, मतलब शरीर के अन्य भाग में। ये जो है अनुवांशिक गुण कहां जाता है, हमारे जनन कोशिका मतलब शुक्राणु में, लड़कियों के अंडाणु में ये गुण आ जाता है। और ये जो उपार्जित लक्षण है, मतलब जन्म के बाद जो लक्षण ग्रहण किए हैं, तो वो शरीर में होता है। इसके और डिटेल में समझेंगे आगे, और पॉइंट देखेंगे तब। यह जनन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जो आनुवांशिक लक्षण है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, मतलब अगला पीढ़ी में जरूर जाता है। हम में जो लक्षण है ना, वो अगली पीढ़ी में भी जाता है। कौन सा? आनुवांशिक लक्षण। हम लंबे हैं, हमारी वाइफ भी लंबी है, तो हमारा बच्चा होने वाला जो है वो क्या होगा, लंबा होगा, अधिक चांस है ना, ये अधिक चांस होगा। तो ये गुण ही तो है। हम गोरे हैं, हमारी वाइफ गोरी है, तो हमारा बच्चा भी चांस कैसा रहेगा, पूरी गोरा होने का चांस रहेगा, है ना, क्योंकि वो आनुवांशिक गुण हमारे शुक्राणु और हमारी वाइफ के अंडाणु में स्थित है। तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता कौन सा लक्षण? आनुवांशिक लक्षण। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है, मतलब जो उपार्जित लक्षण है, जो आप जन्म के बाद लक्षण ग्रहण किए हैं। जैसे आप बहुत सारे लक्षण ग्रहण कर लिए, आपने क्या कर लिया लक्षण ग्रहण, तो कान में 2-3 को छेद करवा लिया कनवाली पहनने के लिए, तो ये उपार्जित लक्षण है। और उपार्जित लक्षण कभी अगला पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। ऐसा नहीं आपका जो बच्चा होगा 2 कनवाली लटकाए होगा, 2 छेद करवाए हो जन्मेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये उपार्जित लक्षण है, जन्म के बाद आप अर्जित किए हैं। मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसमें स्टील का रॉड घुसवा दिया, हाथ टेढ़ा हो गया, तो हमारा जो बच्चा होगा ऐसा नहीं कि हाथ टेढ़ा वाला होगा, क्योंकि ये उपार्जित लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण नहीं है। आनुवांशिक लक्षण स्टोर हो जाता है कहां, किसके अंदर? तो शुक्राणु के कोशिका के अंदर स्टोर रहता है, उसमें कुछ डैमेज नहीं। हाँ, उसमें अगर डैमेज होगा तो चेंजिंग हो सकता है। शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम आएगा तो बच्चा में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये बहुत सिक्योर रहता है, बहुत सुरक्षित रहता है, इसलिए आप देखेंगे कम चांस रहता है किसी प्रकार का। लेकिन जो जन्म में शरीर में कोई बदलाव आ रहा है, आपका हाथ मान लिया किसी का कट गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसका बच्चा जो होगा वो हाथ कटा हुआ वाला होगा, नहीं, क्योंकि ये उपार्जित लक्षण है, जन्म के बाद आप ग्रहण किए हैं। और जो जन्म से ही प्राप्त कर लिए वो कैसा लक्षण है? आनुवांशिक लक्षण है। यह जैव विकास में सहायक होती है। जो आनुवांशिक लक्षण होती है वो जैव विकास में सहायक होती है। जैव विकास मतलब जीव का डेवलपमेंट में। जैसे हमारा जो होने वाला बच्चा है वो विकसित होगा, उसके भी 2 पैर होंगे। अगर किसी जानवर का बच्चा है, गाय का बच्चा है, तो उसके 4 पैर होंगे। तो वो आनुवांशिक, उसके आनुवांशिक लक्षण में है कि जब भी डेवलप होगा कितना पैर होगा उसका? 4 पैर होगा, है ना। और मानव का अगर बच्चा है तो उसके 2 पैर होंगे, ये उसके आनुवांशिक लक्षण है। तो ये सहायक है ना। हमारा जब बच्चा तैयार होने लगेगा तो उसके शुरू से ही कितने पैर तैयार होने लगेंगे? 2 पैर, 2 हाथ। ऐसा नहीं कि कोई जानवर है, अब जानवर को पता है, उसके गुणसूत्र को पता है, उसको गुणसूत्र को पता है कि 4 ही पैर बनाना है जानवर के, तो जब भी उसका बच्चा बनेगा तो कितना पैर का बनने लगेगा? 4 पैर का। तो ये जैव विकास में सहायक होता है, मतलब जानवर को जानवर जैसा बनाने में सहायक होता है, आदमी को आदमी जैसा बनाने में सहायक होता है, पक्षी को पक्षी जैसा बनाने में सहायक होता है। जैव विकास में सहायक हुआ कि नहीं? ऐसा नहीं कि पक्षी को बना दिया आदमी, नहीं ना होता ऐसा। तो आनुवांशिक गुण के कारण ही, आनुवांशिक लक्षण के कारण ही पक्षी बनता है, पक्षी का बच्चा पक्षी बनता है, आदमी का बच्चा आदमी बनता है।
यह जय विकास में सहायक होता है, यह जय विकास में सहायक नहीं होता। जो उपार्जित लक्षण है, जो आप जन्म के बाद किसी तरह के लक्षण धारण किए हैं, आप मान लीजिए कि आपका हाथ कट गया, तो क्या आपका बच्चा जो जन्म लेगा वो हाथ कटा वाला लेगा? या आपने कोई एक्स्ट्रा हाथ लगवा लिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है बहुत, तो क्या मान लीजिए 4 हाथ हो गए आपके, तो आपका बच्चा सोचिएगा कि अब आपका बच्चा जो होगा 4 हाथ, ऐसा नहीं है। तो यह जय विकास में सहायक नहीं है। समझ रहे बात को? ये लक्षण जन्म से ही पा लेते हैं। जब जन्म होता है उससे पहले से ही, गर्भ में ही बच्चा पल रहा होता है ना, जन्म से ही वो लक्षण आ जाते हैं कि हाँ इसको बनना कैसा है, 2 पैर वाला आदमी बनना है, 4 पैर वाला जंतु बनना है, कि 2 पैर वाला जंतु बनना है ना। तो जन्म से ही पा लेते हैं। जैसे अगर मानव में देखे, तब मानव का बाल, जो ये बच्चा तैयार हो रहा है उसका बाल का रंग कैसा होगा, जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। आंख का रंग कैसा होगा, चमड़ी का रंग कैसा होगा, लंबाई कैसा होगा, काला होगा कि गोरा होगा। लेकिन ये बाद में होता है, जन्म के बाद। ऐसा नहीं कि जन्म के समय ही कान में छेद होके आया है कि किस लड़की है तो कनवाली पहनेगी, ऐसा नहीं है। कान में छेद कर लेते बाद में। हाथ अगर कट गया है ना, कुत्तों का अगर कोई कुत्ता का पूंछ काट दिए और उसका बच्चा होगा, तो क्या बिना पूंछ वाला कुत्ता होगा? नहीं ना। तो इस चीज को आप समझना होगा, जो ये लक्षण जो है उपार्जित लक्षण है, और ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण अगले पीढ़ी में जाता है, उपार्जित लक्षण अगले पीढ़ी में नहीं जाता है। ये मेन बात ध्यान में रखिएगा। आनुवांशिक लक्षण क्या है? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला लक्षण। जैसे सिंपल से आप समझ लो कि आप मां के जैसा या पिता के जैसा दिखते हैं कि नहीं? तो क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपका माता पिता का आप में लक्षण गया है। बोलते हैं ना कि लक्षणिया एकदम मम्मी से मिला है, तब लक्षणिया एकदम पापा से मिला है। ठीक है? अरे तो यही चीज है। अब लक्षणिया में कुछ ऐसा लक्षणिया आप धारण कर लीजिए कि 4 गो कनवाली पहन लीजिए, तो आपका जो होने वाली बचिया होगी वो कान 4 गो छेदा के नहीं जन्मेगी। तो ये उपार्जित लक्षण हो गए। बस इतना ही आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है? चलिए अब समझते हैं विभिन्नता को समझते हैं। विभिन्नता, एक ही जाति के 2 जीव, एक ही जाति के अगर 2 जीव है में या एक ही माता पिता से हुए 2 संतानों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता। आप देखते हैं एक ही माता पिता के संतान कितनों ना है, फिर भी उन मतलब भाई बहन में भी कितना अंतर हो जाता है, या बहन में भी कितना अंतर होता है। कोई बहन लंबी है, कोई बहन छोटी है, तो अंतर है कि नहीं? तो ये विभिन्नता है, ये विभिन्नता है। या एक ही जाति के 2 जीव, कोई भी एक ही जाति का है, उसमें विभिन्नता है। या एक ही क्यों ना, एक ही माता पिता के संतान है, तो भी उसमें विभिन्नता देखने को मिलता है। तो ये विभिन्नता अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में भी विभिन्नता है। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें केवल एक जनक ही भाग लिया हो नया संतान उत्पत्ति करने में, जैसे अमीबा हो गया। जैसे अमीबा है, अमीबा अपने शरीर को ही 2 भागों में बांट कर नया संतान उत्पत्ति करता है। तो एक ही ये हो गया अलैंगिक जनन का उदाहरण। और लैंगिक जनन, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हम मानव ही लैंगिक जनन के उदाहरण है। तो इसमें किस प्रकार से विभिन्नता आती है? तो देखेंगे कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें कम विभिन्नता होती है, इसमें कम विभिन्नता होता है। अमीबा जितना सब रहेगा एक ही जैसा रहेगा, थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत कम अंतर होता है। लेकिन आप जब देखेंगे मानव के केस में, तो सब मानव एक जैसा नहीं दिखेगा। आप नेपाल के मानव को देखेंगे, आंख उसका क्या रहेगा, मतलब दबा दबा रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आंख से देखेगा। चीन वालों का देखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखेंगे पीला पीला दिखाई पड़ेगा, है ना। वेस्ट इंडीज के लोग देखेंगे काला काला दिखाई पड़ता है ना। अफगानिस्तान के लोग के देखेंगे तो एकदम लंबे लंबे दिखेगा, ज्यादा लंबा लंबा होता है। तो बहुत ज्यादा विभिन्नता है किसमें? लैंगिक जनन में। अलग अलग जगह के कुत्तों को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से रहता है ना। भारत के कुत्तों को देखेंगे तो एकदम पतला दुबला भी है, लेकिन रफ्तार के मामले में एकदम पिछाड़ देगा सबको ना, बड़ी रफ्तार वाला होता है, गली गली में दौड़ते नजर आएगा, हमेशा दौड़ते रहता है। तो विभिन्नताएं होती है किसमें ज्यादा? लैंगिक जनन में। और इसमें विभिन्नताएं कम होती है। ध्यान से सुनिए और समझिए।
किसमें विभिन्नताएं कम होती है? अलैंगिक जनन। और विभिन्नताएं ज्यादा किसमें होती है? लैंगिक जनन में होता है। इसमें जो विभिन्नता होती है वो डीएनए की प्रतिकृति, प्रतिकृति मतलब बताए हैं एक डीएनए से, देखो ये केंद्रक है और केंद्रक ही बीच से क्या होता है, अलग होकर दो भागों में बढ़ता है तो नया अमीबा बनता है। इसी यही टूटकर दो अमीबा बन जाता है और इसमें केंद्रक जो होता है वो दो भागों में टूटता है। तो केंद्रक का एक्चुअल में क्या होता है, केंद्रक के अंदर आपको बताए थे अभी कि गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है, धागे जैसा संरचना होता है। जो लोग ना सुन रहे वो लोग कहां समझेंगे, एकदम धागे जैसा संरचना होता है। और इस अब इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये धागे को संरचना हुआ और इसके पूरे भाग को, एक भाग को निकाल दिया ऐसे, तो इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? ये बहुत सारा धागा धागा संरचना, उसी को बोलते हैं गुणसूत्र। ये कहां होता है? केंद्रक के अंदर होता है। इसको अगर निकाल दिए तो एक भाग को पूरा क्या बोलेंगे? डीएनए। और डीएनए के छोटा सा एक को फिर काट दिए तो छोटा सा टुकड़ा को बोलेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं जीन। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र, डीएनए और जीन, ये बनकर आप जब भी आए ये सब बात, गुणसूत्र आए, डीएनए आए, समझ लेना है कि केंद्रक के अंदर का चीज है ना, केंद्रक के अंदर चीज। तो डीएनए जब यहां से टूट के बनता है तो ये अलग अलग दो डीएनए बनेगा। इसका डीएनए मतलब ये, इसके अंदर जो डीएनए है वो टूट के आधा किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा और आधा इधर रहेगा। तो जब डीएनए टूटकर अलग डीएनए इधर बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ जाएगा उसके संरचना, उसके बनावट में। तो थोड़ा बहुत, लेकिन आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यही डीएनए टूट के बना है तो उसका संरचना एक ही लेयर मतलब जैसा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। तो इसलिए अमीबा के शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। इसलिए देखेंगे जितने भी अलैंगिक जनन के जीव होते हैं उसमें बहुत कम अंतर होता है। जैसे आलू ही देख लीजिए, बहुत सारा आलू आपके पास रखा रहेगा और पहचानने कहा जाए कौन सा आलू था वो मुश्किल हो जाएगा, नहीं है कि नहीं? तो या गन्ना हो जाए, गन्ना का पेड़ बहुत सारा रहेगा और उसमें एक ही साइज के अगर दे दिया जाए 10-20 और एक हम टच करेंगे और कहेंगे, फिर उसको मिला देंगे और कहेंगे कौन सा है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत कम मतलब बहुत कम अंतर होता है उसमें भिन्नता। किसमें? अलैंगिक जनन में। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि क्रॉस संकरण होता है। क्रॉस संकरण मतलब आप जानते हैं कि पुरुषों के शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं के अंडाणु में गुणसूत्र होते हैं और दोनों के मिलने से बच्चा तैयार होता है, युग्मनज तैयार होता है, बच्चा तैयार होता है। तो सूत्र और इसका गुणसूत्र दोनों के मिलने से, है ना, दोनों के तब जब दोनों का मिलेगा, क्रॉस होगा ना एक दूसरे के ऊपर, क्रॉस ओवर, तो क्रॉस संकरण बोलते हैं। यानी टोटल होता है गुणसूत्र इसमें आता है। कितना गुणसूत्र आता है? 23 गुणसूत्र आता है इसका और 23 गुणसूत्र आता है इसका। तो जो बच्चा तैयार होता है उसमें भी कितना गुणसूत्र हो जाता है? 46, है ना। तो गुणसूत्रों की संख्या शुक्राणु और अंडाणु में कितनी हो जाती है? आधी आधी हो जाती है, आधी आधी। आधा गुणसूत्र इसमें हो जाता है, आधा गुणसूत्र इसमें हो जाता है। टोटल शरीर में की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं और दोनों के मिला कितना हो जाता है? 46। तो बताओ जो बच्चा होगा एग्जैक्ट पिता की तरह होगा, एग्जैक्ट माता की तरह, या दोनों का मिला जुला रूप? दोनों का मिला जुला, क्योंकि कुछ गुण इसका है कुछ गुण इसका है, दोनों को मिला के है ना। इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे क्लास में। तो क्रॉस संकरण होता है दोनों का। तो बताओ माता एकदम माता की तरह ही बच्चा होगा या एकदम पिता की तरह, या परिवर्तन देखने को मिलेगा? कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, नया बच्चा जैसा होगा, एकदम हूबहू माता नहीं होगा, एकदम हूबहू पिता की तरह भी नहीं होगा। जो बच्चा होगा कुछ अलग होगा, है ना, क्योंकि दोनों के मिलने से तो कुछ नया चीज बनेगा ना, तो कुछ नया चीज बना। तो क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र के विसंयोजन, विसंयोजन मतलब दोनों के जुड़ने से, पुनः जुड़ने से, 23 इसका 23 इसका, दोनों जुड़ के एक नया बच्चा तैयार हो रहा है। तो जितने भी लैंगिक जनन होते हैं उसमें क्रॉस संकरण होता है, मादा युग्मक और नर युग्मक, जिसे हम अंडाणु और शुक्राणु कह रहे हैं मानव के केस में। दोनों के मिलने से नया संतान होता है। तो इसमें क्या होता है? विभिन्नता ज्यादा आता है। कुल मिला के यही बात है, लेकिन समझना है। तो ये कब होता है? जब डीएनए नया प्रतिकृति बनता है उसमें हल्का परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें क्रॉस संकरण होता है, दोनों का मिलन होता है, विसंयोजन होता है, इसलिए ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें? लैंगिक जनन में विभिन्नता ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर ये विभिन्नता ज्यादा आ रहा है तो इसका लाभ भी है, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।
लेकिन लाभ क्या है उसको देखेंगे। तो जब लाभ होता है, क्या क्या लाभ है? उष्णता को सहन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। लैंगिक जनन में विभिन्नता ज्यादा होती है तो उसको उष्णता का सहन करने का क्षमता ज्यादा होता है। कल हमने एग्जांपल के तौर पर बताया कि विशाल उष्ण क्षेत्र का है, गर्म वाला क्षेत्र का है, उसकी शादी किसी ठंडी क्षेत्र में रहने वाली लड़की से करवा दिए, तो इसका जो बच्चा होगा वो मल्टी टैलेंटेड होगा, मतलब गर्मी को भी सहन कर सकता है, ठंड को भी सहन कर सकता है, ज्यादा उसमें क्षमता का विकास हो जाएगा। तो उष्णता को सहन करने की क्षमता का विकास ज्यादा होगा। अब गर्मी की अब उसकी पत्नी हो सकता है कि भारत में ना रह पाए, कि हम बाप रे गर्मी में हम ना रह पाए, हम काला हो जाए तो हम भाग अपना शहर, है ना, ये हो सकता है। लेकिन विशाल कहेगा यहीं रहो, और वो कहेगी कि ना मेरा कंट्री आइए, ठंडा प्रदेश में रहिए। विशाल वहां नहीं रह पाएगा, दिक्कत है, दोनों नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसका जो बच्चा है भारत में भी रह लेगा और दूसरे कंट्री जहां ठंड पड़ रहा है वहां भी रह लेगा आसानी से। तो ये क्षमता का विकास हुआ क्योंकि विभिन्नताएं इसमें ज्यादा आ गया, मल्टी टैलेंटेड हो गया। तो एक ये हो गया। दूसरा, रोग से लड़ने की भी क्षमता का विकास हो जाता है ज्यादा, ठीक है। अब चूंकि अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र का मिलन से ही, संकरण से ही नया बच्चा तैयार हुआ है और उसमें कुछ ज्यादा गुण विकसित हो जाते हैं। और नए प्रजाति का भी, नए यहां एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, नए प्रजाति का भी विकास होता है इससे। किससे? लैंगिक जनन में विभिन्नता से नए प्रजाति का भी विकास होता है, नए प्रजाति का विकास। और पर्यावरण के अनुसार, जो नया पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालकर अपना जैव विकास को बनाए रखना, पर्यावरण में जो कुछ भी अगल बगल हो रहा है उसके अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होता है। कौन? ये लैंगिक जनन के जो भी जीव होते हैं, और ये कम होते हैं। मान लो ठंड, कोई जीव है, इस श्रेणी का जीव है, ठंड ज्यादा पड़ गया, सब के सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ, इसमें चूंकि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग क्षमता के लोग रहेंगे, तो मान लो कोई परिवर्तन हो, ज्यादा ठंड पड़ा तो कुछ लोग मरेंगे लेकिन कुछ लोग बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठंडा सहने का क्षमता उनके अंदर होगा, और इस तरह से फिर उनका विकास होते रहेगा, मानव का विकास होते रहेगा। तो इस कैटेगरी में जैव अपना विकास करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षमता के जीव होते हैं इसमें, लेकिन इसमें कम ही क्षमता के जीव होते हैं। अगर एक बार विनाश हो गया इनका तो मुश्किल है दोबारा अपने आप को फिर से। तो ये अंतर है और ये लाभ है जैव विविधता के, अलैंगिक जनन के और लैंगिक जनन में अपने अंतर समझा, और इसके बेनिफिट समझे कि लैंगिक जनन में जो विभिन्नता आती है उसका क्या फायदा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख ही चुके हैं।